लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए मास्टर जू को मार देता है। उसके मरने के बाद वो कहता है कि मास्टर हु, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट्स को अनाउंस कर देना चाहिए कि किसने यहाँ पर इस फाइट को जीता है। हुईरेन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि ब्रदर तुम जीत गए। यहीं पर मास्टर खू को बैकग्राउंड का सीन याद आता है। इन लोगों के यहाँ पर पहुंचने से पहले डीमन किंग ने उसे पर्सनली कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस शादी के रिश्ते में बंध गए तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो लड़का यहाँ पर आकर ट्रायल टेस्ट को पास करे। अगर उस लड़के ने ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मास्टर उनसे कहते हैं माय लॉर्ड अब परेशान ना हो, वो लड़का यहाँ पर आकर टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। डीमन किंग उसे कहता है कि मेरी बात को याद रखना, अगर उस लड़के ने यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया और वो लड़का हमारी प्रिंसेस से शादी करने के लायक निकला तो उसके बाद देखना तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर दर्द में गुजारने वाले हो। मैं इस बात को श्योर करूंगा, तुम बाकी की सारी जिंदगी जेल में गुजारो और तुम्हें हर वक्त टॉर्चर किया जाएगा। तो मास्टर हु कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लड़का तो यहाँ पर दोनों ट्रायल्स को पास कर चुका है, मैं यहाँ पर इस लड़के को जिंदा छोड़ देता हूँ और इस लड़के को हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए इसका नाम घोषित कर दिया जाता है तो हमारा सेक्टर लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। इस जैसे एक लड़के के साथ जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, ऐसे एक छोटे लड़के के साथ हमारी प्रिंसेस की शादी हो गई तो फिर तो मुझे मास्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर सबको खुद ही खत्म करना होगा। वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए क्रिस्टल बनाता और कहता है कि मैं खुद इस लड़की को मार डालता हूँ। एक बार मैंने इस लड़के को मार दिया तो उसके बाद खुद ही सारी बातों को हैंडल कर लिया जाएगा। हम लोग अपने सेक्टर का नाम यूज करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सेक्टर की पनाह में आ जाऊंगा और उसके बाद सारा मसला हल हो जाएगा। जबकि मान लीजिए वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा होता है। वो वहाँ पर हुईरेन से कहता है कि मेरी स्टिक के ऊपर बहुत सारा खून लग गया, क्या तुम इसे साफ करने में मदद कर सकते हो। तो मास्टर मो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हुईरेन तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि वहाँ पर हमारे कपड़े भी तो हुईरेन ही धोता है। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं ऐसा धो दूंगा। तो मास्टर हु अपने हाथ में अभी भी क्रिस्टल बना रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये कर देना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर बचने का एक ही चांस है, अगर मैं इस लड़के को मार देता हूँ तभी मैं बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो क्रिस्टल बनाकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक कर देता है और वो क्रिस्टल उड़ता हुआ जैसे हमारे लीजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, बड़ी तेजी के साथ वो क्रिस्टल आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही ऊपर से एक पत्थर गिरता है जो कि उस क्रिस्टल के ऊपर गिरता है और वो क्रिस्टल वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर टूट जाता है। तो मास्टर हु इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कौन है यहाँ पर, किसने यहाँ पर ये पत्थर फेंका, आखिर किसने यहाँ पर ये पत्थर फेंका। जबकि हमारा लीजी काफी ज्यादा गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये दूसरी बार हुआ है जब तुमने मेरे पास स्नेक अटैक करने की कोशिश की और इस बार तो तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो मास्टर हु से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये किसने किया, ये पत्थर किसने फेंका। और इसी के साथ ऊपर दिखाते हैं कि वो बड़ा सा स्टैचू जो होता है वो हिल रहा होता है। तो वो कहता है ये कैसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू हिल कैसे सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से, तुमने यहाँ पर जो पाप किया उनकी वजह से तुम्हारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पर गुस्सा हो गए हैं और वो खुद यहाँ पर चलना शुरू कर दिया है। वो स्टोन स्टैचू जो था वो एक्टिवेट हो चुका था और एक्टिवेट होने के बाद अब वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो मास्टर मो कहते हैं कि स्टोन स्टैचू का चेहरा पहले क्या ऐसा था, इसका चेहरा पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। हुईरेन भी कहता है कि हाँ मास्टर मो, वो स्टैचू तो खुद ब खुद ही चल रहा है और बाकी के सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो जब स्टैचू चलता है तो ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारा एंशिएंट सैक्रेड स्टैचू है, ये हिल कैसे सकता है। तो जैसे ही वो गार्डियन स्टैचू आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वो सभी लोग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, सभी लोग जहाँ पर अपने इंसेस्टर्स को ग्रीटिंग्स करते हैं, प्लीज इंसेस्टर्स हमें हमारे पर ब्लेसिंग्स दें। जबकि मास्टर हु वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू तो हमारी फैमिली का सैक्रेड स्टैचू और हमारे इंसेस्टर्स का है, फिर ये यहाँ पर लीजी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, आखिर इसे प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है। सैक्रेड स्टैचू वहाँ पर अपना सर झुकाता है, हमारे लीजी के सामने आकर अपना सर झुका देता है और इसी के साथ ही मास्टर हु को समझ आ जाती है कि लीजी एक बहुत ही महान मास्टर है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर उसकी तरफ देखता है और अपने स्टैचू से कहता है कि इसको मार डालो। इसी के साथ स्टैचू ऑर्डर सुनने के बाद अपने हाथ को उठाता है। मास्टर हु को वहाँ पर समझ आ चुकी थी कि वो मरने वाले हैं, वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है। जब वो स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है तो इसी के साथ ही मास्टर हु उसके हाथ के नीचे आकर मर जाते हैं। मरने के साथ बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सैक्रेड स्टैचू तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा वरना ये हम भी मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो सभी स्टूडेंट्स वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं तो वो स्टैचू उन सभी की तरफ देखता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मान लीजिए भी वहां पर नीचे उतर आता है। मान लीजिए नीचे उतरता और कहता है कि देखो तो जरा ये सभी लोग कैसे डर कर भाग रहे हैं, ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। मास्टर मो से कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तो हुईरेन भी उसे पूछता है मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये तुम कंट्रोल कर रहे हो। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दो। जब तुमने मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दिया था उस वक्त मैंने जाकर उसके कान में एक सीक्रेट लैंग्वेज वही थी, एक सीक्रेट लैंग्वेज जिससे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और जब मैंने वहां पर सीक्रेट लैंग्वेज के साथ से एक्टिवेट किया तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। हुईरेन कहता है क्या वाकई में इस तरह की भी कोई चीज होती है, क्या हम इन सभी के सभी स्टैचूज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपने लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर पहले तो इन सभी लोगों को छोड़ने वाला था कि अगर ये लोग यहाँ पर
इस तरह की हरकत नहीं करते। इन लोगों ने दूसरी बार मुझे मारने की कोशिश की है, तो मुझे अब यहाँ पर इस बात का कोई भी डर नहीं है कि ये सभी लोग मेरे साथ और क्या करेंगे। चलो जल्दी से आप सभी स्टैचूज को एक्टिवेट करते हैं और इनके पूरे के पूरे डीमन सेक्टर को इनाइलेट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग रूल्स को क्यों फॉलो करें। आज इनका पूरे का पूरा सेक्टर बर्बाद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पर उनके सेक्टर को बर्बाद करने की बात करता है, इसी के साथ ही ऊपर बिजली चमकती है, डीमन किंग ऊपर से अपीयर होता है और इसी के साथ ही एक एल्डर भी वहाँ पर आता है। एक एल्डर जल्दी से जंप करते हैं वहाँ पर नीचे उतरता है स्टैचू के ऊपर। स्टैचू के ऊपर उतरने के बाद वो अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है और वहाँ पर स्टैचू को चेन्स के अंदर बांधता है। वो स्टैचू के ऊपर चेन्स बांधता है और इसी के साथ स्टैचू को वहाँ पर कंट्रोल में कर लेता है। जबकि वहाँ लीची ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि डीमन किंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद यहाँ पर हमारे सामने आना चाहिए। जबकि डीमन किंग उसे कहता है कि मास्टर ली, मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ रोकना चाहिए, प्लीज जल्दी से मेरे पैलेस में आ जाए जहाँ पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। लीची उसे कहता है कि डीमन किंग, आखिर तुम वहाँ पर छुपे हुए क्यों हो, क्या तुम यहाँ पर खुद मेरे सामने नहीं आओगे। तो डीमन किंग उसे कहता है कि यंग मास्टर ली, हमारा डीमन सेक्टर जो है ये एक बहुत बड़ी गलती पर है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आपसे मुझे बात करनी होगी, प्लीज मेरे पास है, हम लोग वहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे और साथ ही हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, आपको मेरे पैलेस में आना होगा। तो मान लीजिए उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम डीमन किंग हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में डीमन किंग के पैलेस का दिखाया जाता है। तो मान लीजिए जाकर डीमन किंग के सामने बैठ जाता है। डीमन किंग उसके सामने बैठा होता है। वो उसे कहता है कि यंग मास्टर ली, तुम्हें एल्डर्स ने बताया होगा कि मैं सर्कुलेशन में चला गया था। सर्कुलेशन में जाने की वजह से पीछे से एल्डर्स जो थे उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी करना शुरू कर दी और इन एल्डर्स को जिनको तुमने अभी मार दिया है मैं उनको सजा देने वाला था, लेकिन अब जबकि उन सभी को सजा मिल चुकी है तो अब मैं यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे माफी मांगी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मास्टर ली हमें यहाँ पर माफ कर देंगे, हमारी गलती की वजह से हमें माफ करेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो तुमने वहां पर कहा था कि इस ट्रायल को दो, यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी हमारे सेक्टर में मत आना, लेकिन अब देखो यहाँ पर तुम पर्सनली मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे चाय पिला रहे हो और साथ में मुझसे इतनी नरमी के साथ बात कर रहे हो। अब जबकि तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है कि मुझे सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे सेक्रेट स्टैच्यूज को एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या इस वजह से। तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसी वजह से। वो हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल इसी वजह से। लड़के मुझे ये बताओ क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर उन स्टैच्यूज को एक्टिवेट करने के लिए सीक्रेट लैंग्वेज आती है। आखिर तुम्हें ये सीक्रेट लैंग्वेज कहाँ से पता चली, क्योंकि ये तो काफी अर्सा पहले गुम गई थी। तो मेरे दोस्त बताओ क्या तुम्हें वाकई में सारी लैंग्वेज आती है। तुम्हारा लीची उसे कहता है अच्छा तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त भी बन गया हूँ। मास्टरों से कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के 4 स्टैचूज हैं और 4 स्टैचूज बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर्स के हैं। अब मुझे ये बताओ क्या तुम चारों को एक्टिवेट कर सकते हो। लीची उसे कहता है कि हाँ मैं चारों को एक्टिवेट कर सकता हूँ, चारों की सीक्रेट लैंग्वेज मुझे आती है। तो डीमन किंग उसे कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ क्या तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दोगे। अगर तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बना दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मेरे मरने के बाद तुम नए डीमन किंग बन सकते हो, यानी कि तुम मेरे सक्सेसर बनकर कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो। बताओ कि तुम्हें मेरी डील कैसी लगी। तो बात सुनने के बाद कहता है कि नहीं तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक पहले से सेक्टर का स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने सेक्टर के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। जिस सेक्टर को ज्वाइन किया उसी सेक्टर के बनकर रहना पड़ता है। अब जबकि मैं अपने सेक्टर के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही अपने सेक्टर के खिलाफ जा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मजाक बंद कर देना चाहिए और सीरियस बात करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही डीमन किंग उसे कहते हैं हाँ ठीक है मैं यहाँ पर मजाक ही कर रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है कि हम दोनों सेक्टर के दरमियान में यहाँ पर एक शादी का रिश्ता होने वाला है और मेरी बेटी यानी कि मेरी प्रिंसेस जो है यानी हमारी यंग मिस जो है उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी, श्वांगियर की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। तो फिर साथ ही उसे कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हें श्वांगियर से मिलने दूं। चलो ठीक है मैं श्वांगियर को यहीं पर बुला लेता हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि श्वांगियर प्लीज वहां पर से अंदर आ जाओ, तुम बाहर खड़ी क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ और आकर मास्टर ली से मिलो। मास्टर ली जो कि तुम्हारे हस्बैंड होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहीं पर अभी एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो इसी के साथ ही श्वांगियर को दिखाते हैं कि वो दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर साथ ही यहाँ पर उसका एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है। बैकग्राउंड सीन में वो अपनी नौकरानी के साथ होती है, तो वो अपने गाजीपुर में खड़ी होती है जहाँ पर पानी को निहार रही होती है। उसकी नौकरानी उसके पास आती है और उसे कहती है कि यंग लेडी यहाँ पर देखो तो सही चेरी ब्लॉसम के फूल किस तरह से खिल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उसकी यंग मिस उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि जब एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीनरी को देखता रहेगा वो बार बार एक ही सीनरी को देखकर बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा। तो उसकी नौकरानी उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ती है और उसे कहती है लेकिन हमारी यंग मिस इतनी ज्यादा खूबसूरत है, उनका चेहरा इतना ज्यादा ग्लो करता है, उनके चेहरे की सीनरी को कोई भी कभी देखकर बोर नहीं हो सकता। तो यंग मिस उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या बातें करना शुरू कर दी। तो उसकी नौकरानी उसे कहते हैं कि यंग मिस आपको यहाँ पर बोर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके चेहरे को यहाँ पर देखकर खुश होने वाला बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपने हस्बैंड के साथ इस पूरी दुनिया को घूमेंगे और पूरी दुनिया में घूमकर आप डिफरेंट तरह की सीनरीज को देख पाएंगे, आप खूबसूरत जगहों को देखेंगी। उसकी यंग मिस बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देती है। तो नौकरानी उसे कहती है कि यंग मिस आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर मेरी बात के बाद मुस्कुरा क्यों
क्यों रही है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो कि मेरे लायक हो सके, जहाँ की यंग मिस श्वांगियर हूँ, श्वांगियर के लायक ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके साथ शादी कर सके, यानी कि मेरा बेटर हाफ अभी तक बना ही नहीं। तो उसकी नौकरानी इसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मेरी यंग मिस ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा तो कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ जो कि हमारी यंग मिस का दूसरा हाफ बन सके, यानी कि उसका हस्बैंड बन सके, इस लायक कोई भी नहीं है। यहाँ पर अपनी तारीफें कारी होती है जैसे कि ये कोई बहुत ही महान लड़की हो या बहुत ही महान प्रिंसेस हो। के साथ जब वो वहाँ पर मास्टर ली यानी लीजी को देखती है तो उसे देखने के बाद उस बेचारी को झटका लगता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन वाले बंदे के साथ शादी करने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन ये बंदा ये तो मुझसे उम्र में काफी ज्यादा छोटा है, ये तो एक बच्चा है, क्या मैं यहाँ पर एक बच्चे के साथ शादी कर लूं। तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि श्वांगियर वहाँ पर दरवाजे में छुपकर क्यों खड़ी हो, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर आकर अपने फियांसे से मिलना चाहिए। लेकिन श्वांगियर के अंदर आने का कोई भी दिल नहीं होता, वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं किसी छोटे बच्चे से शादी नहीं करूंगी, ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है। तो डीमन किंग अभी भी उसे कह रहा होता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, प्लीज अंदर आ जाओ, मैं भी यहीं पर हूँ। इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे फादर यानी कि मेरे मास्टर जो है, असल में मेरे फादर नहीं है बल्कि मेरे मास्टर हैं, मैं यहाँ पर इनको बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती। मैं एक छोटी सी बच्ची थी जब मेरे मास्टर मुझे अपने साथ यहाँ पर पैलेस में लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ पर मुझे अपने बेटी का दर्जा दिया और साथ ही हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया और साथ ही मुझे कल्टीवेशन करवाकर एक मार्शल आर्टिस्ट बनवाया। यहाँ पर उनको नाराज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ और उनके एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर करना ही होगा। तो उसी के साथ दरवाजा खोलती है और अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये कुर्बानी तो यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो वो वहाँ पर सेंटर में आकर खड़ी हो जाती है, फिर साथ ही वहाँ पर आकर माँ ली की तरफ देखती है, जबकि माँ ली उसकी तरफ देखता है। फिर साथ ही वो शर्माते हुए कहते हैं कि श्वांगियर यहाँ पर मास्टर ली को ग्रीट करती है, मास्टर ली आप बताएं आप कैसे हैं। तो माँ ली कहता है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो। ये बात सुनने के बाद वो सोच रही होती है इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे बारे में ये कहने की कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, क्या ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है कि मैं बुरी दिखती हूँ। श्वांगियर कहते हैं कि काश यहाँ पर फादर नहीं होते, अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो मैंने इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया होता, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ ही माँ लीजी से कहती है कि सर आपने तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, जबकि डीमन किंग भी उसे कहते हैं देखा तुमने देख लिया ना, ये मेरी बेटी है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हम लोग यहाँ पर जिस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और तुम यहाँ पर जिस सेरेमनी को पूरा करने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उसे पूरा किया जा सकता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद उन दोनों को झटका लगता है। तो हमारे जो डीमन किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब अचानक से इस लड़के की इस बात का क्या मतलब हो सकता है। ये लड़का ना तो इसे पावर चाहिए, ना इसे पैसा चाहिए, फिर ना इसे ब्यूटी चाहिए, आज इस लड़के का मकसद क्या है, इसे क्या चाहिए। मैं डीमन किंग हूँ, पिछले कई सालों से मैं इस गद्दी के ऊपर बैठा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, लेकिन इस लड़के को देखकर मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा कि इस लड़के का मकसद क्या है, ये क्या हासिल करना चाहते हैं। डीमन किंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि मेरा लिटिल फ्रेंड ली, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। हो सकता है कि तुम यहाँ पर बात को लेकर परेशान हो कि श्वांगियर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, यानी कि इसका टैलेंट बहुत ज्यादा है और ये कमाल की मार्शल आर्टिस्ट है, और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लो लेवल के लड़के, तुम्हारे पास कल्टीवेशन भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड जो है तुम्हें बहुत ज्यादा महान बनाता है। मुझे लगता है कि तुम अपने इसी एटीट्यूड के साथ फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्वांगियर भी उसे कहती है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले, और एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही तो होते हैं, यानी कि मैं भी फ्यूचर में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करूंगी। वाइफ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ऐसे भी ये तो दुनिया वालों की बातें हैं, दुनिया वाले ये सोचेंगे कि एक स्ट्रॉन्गर है और दूसरा कमजोर है, लेकिन हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, हम दोनों एक दूसरे को ना कमजोर देखेंगे ना स्ट्रॉन्ग देखेंगे। तो मान लीजिए उन दोनों की बातें सुनने के बाद कहता है ओए 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 रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं यहाँ पर ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लगता है कि तुम लोगों ने इसको सिरे से ही गलत समझ लिया है। लीजिए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस एंगेजमेंट से मना कर रहा हूँ, इस शादी से मना कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं यहाँ पर इसके पावरफुल होने का मुझे डर है कि लोग इससे कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तो ये वाली बात सुनने के बाद तो श्वांगियर बेचारी के मुंह के ऊपर तो एक गीला तमाचा पड़ता है, वो बेचारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये कहने की मैं इसे पसंद नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, देखो तो जरा एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर मुझे ये कह रहा है। श्वांगियर बेचारी तो वहाँ पर स्टन होकर खड़ी होती है, जबकि डीमन किंग उसे कहता है कि मैं लिटिल फ्रेंड, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए होगा, श्वांगियर इतनी बुरी नहीं है, कल्टीवेशन भी अच्छी है और ऊपर से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है कि ट्रायल की वजह से तुम्हारे दिमाग के ऊपर असर पड़ा है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ये कह रहे हो। मैं तुम्हें पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि वहाँ पर ट्रायल में जो कुछ भी हुआ, वहाँ पर एल्डर ज़ूर एल्डर हु उन दोनों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था और इस सारे की सारी जिम्मेदारी भी उन दोनों के ऊपर है। अब जबकि वो लोग मर चुके हैं तो इस सब का हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा माफी मांग सकता हूँ, तो हमें यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर शादी से इनकार करोगे, तो क्लीजिंग इंसेंस सेक्टर के बाकी के एल्डर्स इस बात से खुश होने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर ये शादी करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं पर्सनली यहाँ पर शादी से मना करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर शादी से मना कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर सेक्टर को इस बात से कोई मसला होगा तो सेक्टर वाले खुद मुझसे बात कर लेंगे, तुम्हें सेक्टर वालों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही मान लीजिए उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था, इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं कहना, और अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। तो जैसे मान लीजिए वहाँ पर जाने लगता है, दोनों ही वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं,
एक सोच रही होती है कि ये कमीना यहाँ पर मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि डीमन किंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के का मकसद क्या है, मुझे यहाँ पर इस लड़के को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में डाल नहीं होगा ताकि मैं इसका फायदा उठा सकूं। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को वहाँ पर मा लीजी को अच्छे तरीके से गुड बाय बोलना पड़ता है। तो श्वांगर उसे कहता है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम एक सेफ जर्नी करो। दूसरा उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे। तो मा लीजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर उस बारे में तो भूल ही गए, वो 4 स्क्रिप्चर्स यानी कि वो 4 सीक्रेट लैंग्वेज जिससे हम लोग उन स्टैचूज को अवेकन कर सकते हैं, लगता है कि तुम उस बारे में भूल गए हो। तो वो उसे कहते हैं मैं उस बारे में तो भूल ही गया था, हम यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे, इसी वजह से मुझे लगा कि मैं उस बारे में भूल जाऊंगा, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे याद दिला दिया। मुझे अभी भी वो सीक्रेट चाहिए जिससे हम उन 4 स्टैचूज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वाकई में वो लैंग्वेज चाहिए जिससे तुम 4 स्क्रिप्चर्स को एक्टिवेट कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्ग गियर को हमारे क्लींजिंग सेक्टर में एक स्टूडेंट बनाकर बेचना होगा। हाँ, इस बात का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो दरवाजा बंद करके वहाँ पर से चला जाता है। किसी के इतना कहने के बाद वहाँ पर से वो चले जाने के बाद श्वांगर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि इस लड़के को मैं जरूर मार डालूंगी, ये मुझे अपनी नौकरानी बनाना चाहता है। जाता है आ जाने के बाद माँ लीजी अपने साथियों को बताता है कि उसने यहाँ पर शादी को मना कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि हुरैन भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर में रहते हुए ये सारे मजाक करने चाहिए थे, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये एरोगेंसी नहीं दिखानी चाहिए था। और मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर सेक्टर को रिवाइव करने वाले हो, दोबारा से हमारा सेक्टर राइज करेगा, लेकिन ये सारे का सारा तो बाढ़ में चला गया। मान लीजिए इसी के साथ उन दोनों से कहता है कि मास्टर मो, हुरैन, तुम दोनों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इनके लड़की के साथ शादी कर भी लेंगे तो इससे हमारा सेक्टर रिवाइव हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अगर इससे किसी सेक्टर का भला होने वाला था तो वो डीमन सेक्टर के लोगों का होने वाला था। मैं यहाँ पर तुम लोगों से शर्त लगाता हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की जो प्रिंसेस है यानी श्वांगर वो बहुत ही जल्दी हमारे सेक्टर में पहुंच जाएगी, हमारे सेक्टर को आकर ज्वाइन करेगी और उसके बाद देखना मैं उसे एक नौकरानी की तरह वहाँ पर ट्रीट करूंगा। मुझे लगता है कि शादी के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम लोग उनके साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते तो डीमन किंग हमें इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब हम यहाँ पर डीमन किंग को इस्तेमाल करेंगे। सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी बनने वाली है। नूरैन कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा कमाल की बात है, जबकि मान लीजिए उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन देखा मैंने तुम्हें बताया ना मैंने सब कुछ इसलिए किया था। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन ब्रदर मुझे ये तो बताओ कि हम लोग वापस जाने के बाद सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर को ये बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो सभी एल्डर तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं उन्हें ये सारी की सारी बात एक्सप्लेन करूंगा तो वो बड़ी आसानी के साथ इस बात को समझ जाएंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। और जैसे ये लोग वहां पर वापस आते हैं और आकर उनको सारी बात बताते हैं तो वहां पर सामने सुप्रीम एल्डर बैठे होते हैं और उनके साथ सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर से रहा नहीं जाता और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया, लगता है कि तुम डीमन सेक्टर के एक स्पाई हो जो कि यहाँ पर जानबूझकर आए थे ताकि तुम यहाँ पर इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सको। तो हुरैन उसकी बात सुनने के बाद लीजी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि एल्डर्स जो है वो हमारी बात को समझ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ हमारी बात को समझने वाले हैं। तो मान लीजिए एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे ये तो बताया कि आपने मेरे पर ये इल्जाम क्यों लगाया कि मैं डीमन गेट का एक स्पाई हूँ, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास एक सबूत है, देखना मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा, मैं यहाँ पर साबित करूंगा कि तुम डीमन गेट के ही एक स्पाई हो। फिर साथ ही वो कहते हैं कि हमारा जो एंशिएंट टोकन है जो तुम यहाँ पर लेकर आए थे जिसकी मदद से तुम यहाँ पर एंट्री हासिल की, वो टोकन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है, यानी कि उसकी कीमत जो है प्राइसलेस है। वो सिर्फ डीमन गेट के लोग इतने ज्यादा प्रॉस्पर हैं कि वो लोग उसकी इतनी ज्यादा कीमत देकर कि हमारे ओल्ड मास्टर इवल के पास उसको खरीद सके, उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा दिया होगा ताकि वो शराब खाने और वैशा खाने में उड़ा सके, जिसकी वजह से उसने वो टोकन तुम्हें दे दिया। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर रिड्यूस किया वो ये है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल फिजिक है और साथ ही मॉर्टल फेट है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ वहां पर जाओगे डीमन सेक्टर में और उनके कुछ एल्डर्स और साथ में उनके कुछ जीनियस डिसाइपल्स को बड़ी आसानी से मार डालोगे? मुझे तो लगता है कि वो एल्डर्स और डिसाइपल्स जानबूझकर तुम्हारे सामने अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि वो यहाँ पर इस बात को साबित कर सके वाकई में हमारे खिलाफ हो, असल में तुम उन्हीं के एक स्पाई हो। हुरैन एल्डर से कहता है लेकिन एल्डर इसने तो मुझे भी हराया था, हम दोनों ने फाइट की थी लेकिन इसने मुझे हरा दिया, तो आप यहाँ पर इसका भी तो कुछ मतलब निकाले ना। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं इसका मतलब यही है कि तुम एक कचरे हो, तुम यहाँ पर एक कचरे से हार गए, इसका मतलब तुम एक बड़े कचरे हो। सेकंड एल्डर कहते हैं और तीसरे नंबर पर ये बात कि तुम लोगों ने यहाँ पर वापस आकर बताया कि एक सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे ये स्टैचूज को कंट्रोल कर सकता है। डेथ अरीना के स्टैचूज को कंट्रोल करना ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की कला है, लेकिन इस लड़के को ये कैसे पता चला? मुझे लगता है कि ये सीक्रेट जो है ये डीमन सेक्टर के लोगों ने इसे खुद दिए होंगे। तुम अभी भी यहाँ
यहाँ पर यही कहोगे कि तुम्हारा डीमन क्लैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है, वो डीमन सेक्टर, और तुम्हारा डीमन सेक्टर के साथ पूरा पूरा ताल्लुक है। मुझे लगता है कि डीमन किंग ने पर्सनली तुम्हें हायर किया होगा, तुम्हारे जैसे कीड़े को यहाँ पर हमें अंदर हमारे सेक्टर में भेज दिया ताकि तुम अंदर से आकर हमारे सेक्टर को दीमक की तरह चाट जाओ। तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आए हो। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर काओ, मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा ख्वाब देखते हो, जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर दिन में बैठे बैठे सपने देखना शुरू कर दियो, यहाँ पर चीजें इमेजिन कर रहे हो। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग इस सेक्टर में यानी क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर, इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हमारा सेक्टर बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये सेक्टर खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी मेरे जैसे बंदे को तैयार करके यहाँ पर भेजा ताकि तुम्हारे सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जा सके? क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर इस मकसद के लिए अपने कुछ एल्डर्स और अपने डिसाइपल्स की बलि दे देगा, यानी कि मेरे हाथों से उनको मरवा देगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेकंड एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहे हो, तुम झूठे हो। जबकि सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, ये तुम कर क्या रहे हो, बच्चे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग इस मसले के बारे में फिलहाल के लिए बात नहीं करेंगे, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन सेक्टर लीडर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं, लीडर से कहता है कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर बात नहीं होगी। फिर साथ ही वो लीजी से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया है? तो मान लीजी उसे कहता है कि इसके बारे में कहने की कोई ज्यादा बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने उसे शादी से मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए कि उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव कर पाएंगे। डीमन किंग के साथ मीटिंग के बाद मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि डीमन किंग जो है वो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करके हमारे सेक्टर को यूज करना चाहता है, ना कि हमारे सेक्टर का भला करना चाहता है। हम लोग यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम लोग उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन असल में वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए मेरे पास अपने प्लान्स है और मैंने अपने प्लान्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया हुआ है। बहुत ही जल्दी हमारा क्लींजिंग सेक्टर दोबारा से राइज करेगा। हुरैन भी कहता है कि हाँ मैं भी इसके साथ मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, हम दोनों मिलकर ये करेंगे। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कहना वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवा सकते हो? लेकिन छोड़ो इन बातों का, जबकि तुमने वहाँ पर जाकर डीमन सेक्टर में दोनों ट्रायल्स को पास किया, दोनों ट्रायल्स जो कि काफी ज्यादा खतरनाक ट्रायल्स थे, तुमने उन दोनों ट्रायल्स को पास किया, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर रिवार्ड देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ट्रेजर्स में से जाकर अपने लिए मार्शल टेक्निक्स और ट्रेजर को जहाँ पर से वेपन रखे हुए वहाँ पर से अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकते हो। तुम वहाँ पर से एक मार्शल आर्ट की टेक्निक और एक वेपन ले सकते हो, चाहे वो डिवाइन लेवल का ही क्यों ना हो। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद क्या था, आप तो वाकई में सेक्टर लीडर होने के लायक है, आपने वाकई में यहाँ पर सही बात की, बिल्कुल एक एल्डर्स की तरह। मास्टर मो वहाँ पर अपने स्टूडेंट हुरैन से कहते हैं कि हुरैन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ रहो, जाओ इसे वहाँ पर लेकर जाओ ट्रेजर रूम में जहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट्स की बुक्स और वेपन्स पड़े हुए हैं। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन सेकंड एल्डर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो भी यहाँ पर नाराज ही लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है, जिसे क्रो पीक माउंटेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा मास्टर क्रो का पुतला बना होता है, एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है। तो जब वो लोग वहाँ पर स्टैचू के पास पहुंचता है तो हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर क्या तुम्हें पता है लेजेंडरी ट्रेजर ट्रोव ये कहाँ पर बना हुआ है? इसे हिमवली क्रो पीक कहा जाता है। हिमवली क्रो पीक क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी क्रो की मूर्ति बनी हुई है। सेक्टर के जितने भी ट्रेजर्स हैं जो कि बड़े कीमती ट्रेजर हैं, उन सभी को यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर स्टोर करके रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक तो डिवाइन ट्रेजर्स भी हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर से तुम डिवाइन ट्रेजर्स को भी ले सकते हो, डिवाइन वेपन्स को ले सकते हो। जैसे वहाँ पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था वहीं पर रुक जाता है, वो उस क्रो की मूर्ति की तरफ देखता है। तो हुरैन से कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो? क्या तुम यहाँ पर इस डिवाइन क्रो की मूर्ति को देख रहे हो? तुम इसको भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे तुम इस मूर्ति को एक्टिवेट कर सकते हो? तो मान लीजिए वहाँ पर सोच रहा था मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूँ, क्योंकि ये खुद मैं ही हूँ। यहीं पर मान लीजिए को एक बैकग्राउंड का सीन याद आता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं उस मूर्ति के ऊपर चिपके होते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया था। यहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं, ये पास्ट सेक्टर की बात है जब यहाँ पर मिंगरैन हुआ करता था। मिंगरैन ने सेक्टर को बनाया और उसके बाद उसने अपने कुछ बच्चों को, कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेन किया और उन बच्चों ने यहाँ पर मास्टर क्रो का एक बड़ा सा पुतला बना दिया। वो से कहते हैं कि लॉर्ड क्रो यहाँ पर देखिए हमने आपका एक बड़ा सा पुतला बनाया है, यहाँ पर ये इसलिए बनाया ताकि सभी लोग यहाँ पर आए और आकर आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आप एक महान मास्टर हैं। उसके बाद से जो भी इस माउंटेन के ऊपर आएगा वो आकर यहाँ पर आपके सामने पहले अपना सर झुकाएगा फिर आगे बढ़ेगा। मिंगरैन भी वहाँ पर आता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को ये करने का नहीं कहा था, इन स्टूडेंट्स ने खुद ही यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, इसलिए मास्टर क्रो प्लीज गुस्सा मत होना। तीनों स्टूडेंट्स में से कहता है कि मास्टर क्रो हमने आपकी महान कहानियों के बारे में सुना है, आपने हमारे मास्टर यानी हमारे सेक्टर लीडर को यहाँ पर सिखाया था, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमें भी सिखाएं। और इसी के साथ ही तीनों बच्चे जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मास्टर क्रो अपने डंडे के साथ तीनों के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि दफा हो जाओ, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मान लीजिए से सोचने के बाद हंस रहा होता है, फिर साथ ही वो कहता है कौन सा मास्टर क्रो, मैंने किसी मास्टर क्रो के बारे में नहीं सुना। हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या वाकई में तुमने कभी भी लेजेंडरी क्रो मास्टर के बारे में नहीं सुना? तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं सुना। साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसी मूर्ति के पीछे कुछ दिखाई देता है। तो मान लीजिए कहता है कि ये क्या, यहाँ पर ये कौन बैठा हुआ है? तो वो कहता है कि यहाँ पर ये बंदा जो बैठा हुआ है इसे यहाँ पर सजा मिली है, इसी वजह से इसे मूर्ति के साथ यहाँ पर चेन के साथ बांधा गया है। मुझे
और मेरे मास्टर को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर आने से पहले से है। इस बंदे के बारे में मैंने कुछ कहानियां सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी हमारे सेक्टर का एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन इसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया था, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर मूर्ति के पास जंजीर के साथ बांध दिया गया है। पिछले कई सालों से यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर इस मूर्ति की रक्षा करता है। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में, लेकिन ये बंदा आखिर है कौन? ये तो वाकई में एक मिस्ट्री है। हुरैन आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से तुम अपना मुंह चलाते हो, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाए। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक भाई की तरह तुम्हें बस मशवरा दे रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह थोड़ा चलाना चाहिए, क्योंकि तुम एल्डर्स के साथ पंगे लेते हो। उसके बाद वो लोग माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक पैलेस होता है और उस पैलेस के अंदर बुक्स रखी होंगी और वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होंगे। तो हुरैन कहता है कि देखो हम लोग पहुंच गए, हमारे सामने वही जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारी फैमिली का सारा ट्रेजर यहीं पर रखा जाता है। यहाँ पर ये ट्राइगोनल है, यहाँ पर 3 पैलेस हैं। 3 पैलेस के अंदर 3 अलग अलग चीजें रखी हुई है, यानी कि एक के अंदर लाइब्रेरी है, दूसरे के अंदर वेपन्स और तीसरे के अंदर एलिक्सर्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर तीनों बिल्डिंग्स के अंदर जाना है, वहाँ पर से अपने लिए एक एक चीज लेनी है, जैसा कि एल्डर ने यहाँ पर हमें रिवार्ड देने का कहा है। यहाँ पर हमेशा बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं, क्योंकि हमारे एल्डर्स के स्पेशल डिसाइपल्स को यहाँ पर आने की इजाजत होती है। वो लोग यहाँ पर आते हैं और आकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को ले सकते हैं। हुरैन वहाँ पर तारीफें खा रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मान लीजिए उसे कहता है क्या बस हमारे पास इतना ही है? मुझे तो लगा था कि हमारे पास बहुत कुछ होगा। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी स्टूडेंट्स की बात सुनने के बाद से घूरना शुरू कर देते हैं कि यार कौन है ये लड़का जो हमारे सेक्टर की इंसल्ट कर रहा है। हमारा हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, तुम क्या कह रहे हो? बाकी के सभी लोग हमें घूर रहे हैं, तुम्हें इस तरह की बातें खुले में नहीं कहनी चाहिए, ये सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसके बाद उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग लाइब्रेरी में चलते हैं। और मान लीजिए उसे अपने साथ लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वैसे एक डिसाइपल जिसका नाम हु होता है, तो हु वहाँ पर उसे देखते ही कहता है क्या ये वाकई में वही है? दूसरा डिसाइपल उसे कहता है हाँ ये वही है, मैंने इसके बारे में सुना, बल्कि मैंने इसे देखा भी है। इसका नाम लीशी है, इसने हमारे तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया था और जो प्राइम डिसाइपल बन चुका है। तो ब्रदर हु कहता है कि जरा देखो तो एक ऐसा लड़का जिसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है, उसके पास कल्टीवेशन की बेस ही नहीं है, वो यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर को यूज करते हुए हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बन गया। लगता है कि हमारे सेक्टर के इतने बुरे दिन आ गए हैं। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इसके पास कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, यानी कि ये जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक और होता है, वो कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है कि ये 9 डीमन सेट सेक्टर का एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा हुरैन उन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। जबकि चौथा यहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है कि इसने ओल्ड डेविल को बहुत ज्यादा रिश्वत दी थी, उसको इतनी ज्यादा रिश्वत दी थी कि उसने यहाँ पर अपना एंशिएंट ऑर्डर इस लड़के को दे दिया। ये लड़का कुछ बहुत ही पैसे वाला लगता है। तो हुरैन कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या तुमने सुना ये सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि तुमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसे कहता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बकवास करने दो, क्योंकि उन सभी लोगों का काम है बातें करना, लोगों का तो काम ही होता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं यहाँ पर इनकी बातों के साथ बिल्कुल प्रभावित हो रहा हूँ? चलो छोड़ो इन सभी लोगों को, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज करते हैं और इसी के साथ वो शेल्फ के अंदर रखी हुई मार्शल आर्ट्स की बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं। हुरैन उसे कहता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पड़ी हुई है, ये सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलो मेरे साथ हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पर हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो हमारे काम आ सके। यहाँ पर इस शेल्फ में जितनी टेक्निक रखी हुई है वो सारी की सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं और तुम्हारे पास तो पहले इनविजिबल ब्लेड टेक्निक है, उसके अलावा तुम यहाँ पर और कौन सी लेने वाले हो? लीजिए उसे कहता है कितनी भी क्या जल्दी है, हम लोग दूसरी तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एक चीज मिल गई है। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, तो उसे वहाँ पर एक हिमली ब्लेड टेक्निक मिलती है। अब मान लीजिए वहाँ पर से बुक को निकालने लगता है। इसी के साथ ही ब्रदर हु अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है तो तुम ही हमारे नए प्राइम डिसाइपल हो लीजी, तो तुम ही वो डिसाइपल हो। तो लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ मैं ही तुम्हारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ। तो ब्रदर हु से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बच्चे हो जिसने यहाँ पर रिश्वत या फिर किसी न किसी ट्रिकरी को यूज करते हुए प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को हासिल कर लिया, इसलिए हम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अपना प्राइम डिसाइपल नहीं मानते, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। तो हुरैन उसे कहता है कि जाओ तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, वो उसे आगे से कुछ भी नहीं कह रहा था। तो हु उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई? जबकि मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद पीछे घूम जाता है और फिर से कहता है कि मैं पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा था, मुझे फिर से वो किताब ढूंढनी पड़ेगी जो मैं उस वक्त देख रहा था। कि उसकी बात सुनने के बाद जाहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की? तो जैसे वो आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ ही हुरैन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाहू बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इसको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, ये हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल है और एक आम डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करो, यहाँ पर इसे माफी मांगनी होगी। तो जाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जूनियर ब्रदर हुरैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी प्राइम डिसाइपल के कुत्ते बनकर हमारे हाथों से बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता
लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से बात कर सकते हो। ठीक है, साथ ही वो उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल को भी पीटने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हम दोनों के मसले के बीच में आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मैं बीच में आकर टोकने की? तो हुरैन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे प्राइम डिसाइपल लीजी के बारे में जानते नहीं हो। लीजी बड़ी आसानी के साथ ट्रू फेट राम के बंदे को मार सकता है। इसने डीमन सेक्टर के एल्डर्स की जान ली है, तो तुम इसके सामने क्या हो? चुटकी बजाकर तुम्हें मार सकता है। सुनने के बाद जाहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो जब वो उसे पंच मारने लगता है, हमारा लीजी बीच में आता है और आकर अपने डंडे के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइट करने के लिए सही जगह है? हमें यहाँ पर नहीं फाइट करना चाहती है। अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं बाहर चले जाना चाहिए। चलो बाहर जाकर गार्डन में फाइट करते हैं। तो जाहू उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम लोग बाहर चल के फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त लगाकर फाइट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर जीता हूँ और तुम हारते हो तो तुम्हें सेक्टर को छोड़कर जाना होगा। लीजी उसे कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ठीक है। उसे कहता है कि ब्रदर ली, मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि आखिर हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लीजी उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, इन सभी लोगों को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। तो वो उनसे कहता है कि इस वक्त हुरैन तुम लोगों से फाइट करेगा और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाएगा। ये बात सुनने के बाद हुरैन चलाकर उसे कहता है कि ब्रदर क्या हो गया, तुम यहाँ पर किस तरह का मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ पर कैसे फाइट कर सकता हूँ? लीजी उन लोगों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हुरैन यहाँ पर हार जाता है तो फिर इसकी जगह के ऊपर मैं सेक्टर को छोड़कर जाऊंगा, यानी कि शर्त वही रहेगी। ये बात सुनने के बाद जाहू से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, जल्दी से बाहर आ जाओ और हम लोग फाइट करेंगे। अभी यहाँ पर इसी वक्त फाइट करेंगे। जाहू के बाहर चले जाने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर लीजिए, तुमने क्या कहा दिया? तुमने यहाँ पर मुझे बुरा फंसा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ? मैं बस एक आउटर डिसाइपल हूँ और वो एक इनर डिसाइपल है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम मास्टर मो के डिसाइपल हो। मास्टर मो के डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो होनी चाहिए कि तुम सामने वाले ओपोनेंट को हरा सको। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर मो का डिसाइपल तो हूँ, लेकिन मास्टर मो बिल्कुल एक बुद्धिस्ट की तरह है, यानी कि वो हमेशा शांति प्रिय रहते हैं। वो कभी भी मुझे फाइट करने का दर्श नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी टेक्निक्स के साथ कपड़े धोने और इस तरह की चीजें यानी बर्तन धोने, सफाई करना, इसी तरह के काम करवाते रहते हैं। कभी मुझे फाइटिंग की तरफ जाने ही नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ मास्टर मो की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इसी वजह से मुझे आउटर डिसाइपल्स में वहां पर कपड़े धोने और इस तरह की ड्यूटीज दी जाती हैं, यानी चोर का वर्क दिया जाता है। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइट स्टार्ट होने के बाद वहां पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके साथ तुम फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाओगे। अच्छी तरह से पता है कि मैं फाइट को जितवा सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर तुम फाइट को नहीं हारोगे। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में? इसके साथ ही वो लोग बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद एक तरफ हुरैन होता है, दूसरी तरफ से जाहू होता है। जाहू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मौत से डर लग रहा है या फिर तुम्हें डर लगता है तो फिर तुम्हें अभी यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टाइगर स्वर्ड है इसकी आंखें नहीं है और ये किसी वक्त भी तुम्हारी गर्दन काट सकती है। जबकि हमारा हुरैन उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मारता है। तुम्हारा लीजी जो होता है अपनी जगह के ऊपर हुरैन को वहां पर भेजता है। तो हुरैन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि लीजी ने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। और इसी के साथ ही हमारा लीजी साइड के ऊपर खड़ा होकर उसे कहता है कि हुरैन तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम बड़ी आसानी से अपने मैच को जीत जाओगे। तुम्हारा ओपोनेंट जो है यहाँ पर से डर कर भाग जाएगा। सुनने के बाद हुरैन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे अब यहाँ पर किस तरह फाइट करनी है, मुझे तरीका बताओ कैसे फाइट करेंगे। तो हमारा लीजी उसे कहता है कि बस तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर फाइट करनी होगी, यानी कि फ्री स्टाइल में फाइट करो। तुम्हें यहाँ पर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाइल में फाइट करो। तो ये बात सुनने के बाद हुरैन कहता है ये क्या बकवास है? मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ टेक्निक्स यहाँ पर टिप्स देने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे ही फाइट करनी है। तो वहाँ पर हमारे लीजी की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही ब्रदर जाहू जो होता है अपना ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। वो अपनी तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हुरैन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन उसकी शील्ड बड़ी आसानी से स्कैटर हो जाती है क्योंकि सामने से ब्रदर जाहू का अटैक जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है कि इसका अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर इस तरह के 2-4 और अटैक हुए तो फिर तो मैं तो मारा जाऊंगा। और उसके अटैक की वजह से हमारा हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हुरैन पीछे गिरने के बाद कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो इसके एक मूव को भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाया। इसी के साथ ही वो कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं अटैक करने की कोशिश करूं। इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं, तो यहाँ पर हुरैन की बात की जाए तो वो एक आउटर डिसाइपल है। एक आउटर डिसाइपल के पास इतनी कमाल की स्पिरिट है, यानी इसके पास जो वाटर स्पिरिट है इसकी मदद से ये बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हरा सकता है। दूसरा उसे कहता है कि इतनी कमाल की वाटर स्पिरिट होने का फायदा ही क्या, जब इन दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। एक इनर डिसाइपल की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। और इसी के साथ ही हुरैन जो था अपनी तलवार लेकर जब जाहू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो उसी वक्त जाहू उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो पीछे की तरफ गिर जाता है तो उसके गिरने के बाद वो सीधा लीजी के पास जाता है। तो लीजी उसे कहता है कि तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मार खा रहे हो, तुम तो मेरा नाम खराब कर दोगे। हुरैन पीछे गिरने के बाद से कहता है कि पता लीजी तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे तरीका
बताओगे इसको हराने का और तुम मेरे साथ हो, लेकिन जहाँ पर तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाटर आर्ट को मार्शल किया है। वाटर आर्ट की मार्शल आर्ट की टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन तुम जिस तरीके से इसको यहाँ पर यूज कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को कैसे यूज करना है। और इसी के साथ ही उसके कार्ड में से कुछ बताता और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे करना है। और उसकी बातें सुनने के बाद हमारा हुरन कहता है अच्छा क्या वाकई में ये काम करेगा। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर ब्रदर जाओ कहता है कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लूजर दूसरे लूजर को एडवाइस कर रहा है। लगता है कि एक लूजर दूसरे लूजर को यहाँ पर सिखा सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। साथ ही उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कितनी देर तक फ्लर्ट करते रहोगे, तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है तो लड़कियां आपस में फ्लर्ट कर रही हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा जाओ के पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है, इसी वजह से मैं अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। जबकि मान लीजिए उसे कहता है कि मेरी बातों को याद रखना और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करना। तो वो कहता है ठीक है। और इसी के साथ ही हुरन जो होता है वो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया तो तुम डायरेक्टली हारने वाले हो। तो जाओ उसे कहता है कि अच्छा ठीक है चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तो हुरन भी अपनी तलवार के ऊपर अपनी वाटर स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपने वाटर को वहां पर स्कैटर कर देता है। उसका वाटर उड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है। जब वो वाटर उसके इर्द गिर्द उड़ रहा होता है तो इसी के साथ ही वो कहता है ये क्या, मुझे तो लगा था कि उस बच्चे ने तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल टिप दी होगी, लेकिन उसने तुम्हें जो टिप दिया वो टिप तो किसी भी काम की नहीं है। तुमने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ अपने वाटर टेक्निक के साथ कवर नहीं किया, यानी कि तुम उसे शील्ड के तौर पर यूज नहीं कर पाओगे और तुमने इसे हवा में स्कैटर कर दिया है। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने गलत सिखा दिया है। जबकि मैं तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो अगर तुमने अपनी वाटर शील्ड को यूज नहीं किया तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। जबकि उसी वक्त से याद आता है कि लीजी ने उसके कान में क्या कहा था। लीजी ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर फील फ्री फाइट का मतलब ये था, तुम्हें यहाँ पर वाटर आर्ट को इस तरह यूज करना है जिस तरह तुम इसे डेली रूटीन में यूज करते हो। तो हुरैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डेली रूटीन में अपनी वाटर आर्ट को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वाटर आर्ट के साथ मैं कपड़ों को बड़ी आसानी से वॉश कर सकता हूँ। तुम्हारा लीजी उसे कहता है तो बस यही तरीका तुम्हें यहाँ पर भी यूज करना है। तुम वाटर आर्ट की मदद से कपड़ों को धोते हो, इसी तरह तुम्हें यहाँ पर ब्रदर जाहू को हराना होगा। बस यही समझो कि इसके अंदर बंदा नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं। तुम्हें उसके कपड़ों को यहाँ पर धोना है और कपड़ों के साथ वो बंदा खुद भी धुल जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हें लगता है तरीका काम करेगा? तो वो कहता है हाँ ये काम करेगा। तो मान लीजिए उसे कहता है कि जो तुम्हारी फर्स्ट एड टेक्निक है जिसको तुमने बहुत बार प्रैक्टिस किया और किसी ऐसी टेक्निक को यूज मत करो जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम इसी टेक्निक को, कपड़े धोने वाली टेक्निक को यूज करते हुए जीत सकते हो। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हुरैन जो होता है अपने वाटर ड्रॉप्स को अपने ब्रदर जाओ की बॉडी की तरफ भेज देता है और जाकर उसके कपड़ों के अंदर चले जाते हैं। जब वो कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसी के साथ ही ब्रदर जाहू जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से आप मेरे सामने सर झुका दो और माफी की भीख मांगो क्योंकि अब जहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। ब्रदर जाहू उसके बिल्कुल करीब पहुंचा अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी गर्दन काटने वाला होता है कि उसी वक्त हमारा हुरैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इसको ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। और इसी के साथ ही वो अपने वाटर ड्रॉप्स को उसकी बॉडी के अंदर भेज देता है। जब वाटर ड्रॉप्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो आसपास की ह्यूमिडिटी को महसूस कर सकता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे उसकी बॉडी मूवमेंट्स महसूस हो रही है क्योंकि ये वाटर जो मैंने भेजा था उसकी बॉडी के करीब चला गया जिसकी वजह से मुझे उसकी मूवमेंट्स महसूस हो रही है। वो जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। देखने के बाद जाहू काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही हमारा हुरैन जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसको वो भी बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसके साथ ही हमारा हुरैन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर सारे के सारे पानी को अपनी स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करना होगा और स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करने के बाद इसी के साथ ही मैं यहाँ पर धोने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता हूँ और अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो जाहू की बॉडी के अंदर पहले से वहां पर पानी था और अब उसके टिप के ऊपर पानी होने की वजह से वो वहां पर ऊपर से गोल चक्कर की तरह घूमना शुरू कर देता है। जाहू से बिल्कुल कपड़े की तरह वहां पर घुमाता है, फिर साथ ही पानी की मदद से अपनी तलवार को बेंड करता है। अपनी तलवार को बेंड करने के साथ जब जाहू ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है वो तलवार को बेंड करके उसको छोड़ता है तो वो सीधी जाकर उसके मुंह के ऊपर लगती है। जब उसकी तलवार उसके मुंह पर लगती है तो उसी के साथ ही जाहू पीछे जाकर गिरता है, उसके हाथ से उसका ब्लेड भी छूट जाता है और उस बेचारे के मुंह से खून निकल आता है। वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्रदर हुरैन कहता है कि मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कंप्लीट कर दी, इसकी बॉडी के अंदर से जितने भी मैल थी वो सारी मैंने निकाल दिया। तो उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ब्रदर जाओ क्या तुम ठीक हो? साथ ही आकर उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि ब्रदर जाओ यहाँ पर एक आउटर सैपल से हार गए। दूसरा लड़का उसे कहता है हाँ ये तो हार गया लेकिन जरा इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं जैसे कि अभी अभी धुले हैं। तो वो लड़के जाते हुए यहाँ पर हुरैन को धमकी देकर जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, बस तुम इंतजार करो, बहुत ही जल्दी हमारे सीनियर ब्रदर्स यहाँ पर आएंगे और तुमसे बदला लेंगे। उनके वहां चले जाने के बाद हुरैन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लीजी से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फाइट को जीत सका हूँ, तुम्हारी टिप्स की वजह से। और जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो हमारे लीजी ने वहाँ पर बहुत सारी बुक्स उठा रखी होती है, वो बहुत सारी बुक्स के लाइब्रेरी से उठाकर लाया होता है, वहाँ पर स्टॉल लगाकर खड़ा होता है और कहता है
हाँ ठीक है तुम जीत गए, आप जल्दी से मेरी मदद करो, ये स्क्रिप्चर्स मैं अंदर से उठाकर लाया हूँ, इन सभी को उठाकर मेरे रूम तक ले चलो। कहता है लेकिन तुम इतनी सारी बुक्स कहाँ पर से लेकर आओ, वैसे भी यहाँ पर एल्डर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक उठाने की इजाजत दी थी, तुम इतनी सारी क्यों उठा लाए हो। लीजी उसे कहता है कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, मैं जितनी की बुक्स लेकर आया हूँ ये सारे का सारा एक ही स्क्रिप्चर है, यानी कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बनने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास तो अलग अलग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और सारी अलग अलग हैं। वहाँ लीजी उसे कहता है कि मैं ये सारी की सारी कॉमन टेक्निक्स अपने लिए रखने वाला हूँ, ये सारी कॉमन टेक्निक्स का सेट मुझे अपने लिए चाहिए दूंगा। तो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आर्ग्यू कर सकता हूँ, यानी बहस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, आज की फाइट के बाद मुझे जाकर रेस्ट करनी होगी, तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लीजी उसे कहता है हाँ ठीक है, जल्दी से तुम वापस चले जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। रात इन सभी बुक्स के साथ मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही जो हुरैन होता है वो वहां पर रूम से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद वहां लीजी कहता है तो अब वक्त आ चुका है यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने का, ये सारी बुक्स मेरे काम आएंगे। और साथ ही वो एक कागज उठाता है, मोमबत्ती के साथ उसको जलाता है, फिर साथ ही इन बुक्स के ऊपर फेंक देता है और सारी की सारी बुक्स को आग लगा देता है। तो वहां लीजी कहता है कि जैसा मैंने पहले कहा था ये सारी की सारी एक सिंगल स्क्रिप्चर है।